चलो इसके बाद देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। यस सर। तो पढ़ा पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी। दूसरा, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इसको सी से डिनोट करूंगा। अच्छा, हम लोगों ने जब कैलोरीमेट्री पढ़ा था, कैलोरीमेट्री पढ़ा था, वहां पर स्पेसिफिक हीट पढ़ा था शायद, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, याद है? ये एस क्या? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 ग्राम मास का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। उसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 मोल 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में। तो dq इक्वल टू, यहां पे dq लिखूंगा मैं, n नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे, h की जगह c आ जाएगा इंटू dt। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो c बराबर हो जाएगा यहां से dq अपॉन n dt, या फिर आप इसको डेल्टा q अपॉन n डेल्टा t भी लिख सकते हो। दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो, अब इसके बाद आता है प्रोसेस। अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आपका। जब मैंने आपको केटीजी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी। F/2 या फिर U बराबर F/2 NR डेल्टा टी। NRT था कुछ, मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यस सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो सर डेल्टा टी हट जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 0। 0 होगी। 0। ठीक है, तो T कांस्टेंट थ्रू आउट, आपका इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। यस सर। ये भी एन और आर तो कांस्टेंट है ही। यस सर, अब टी भी कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू क्या होगा? P2 V2। और प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, तो ग्राफ कैसे बनेगा? हाइपरबोला। बात समझ में आई? तो जब भी आपको इस तरह का ग्राफ मिले हाइपरबोला, तो इसमें क्या कांस्टेंट है?
टेम्परेचर। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, याद रखना। अभी ग्राफ वाले सवाल आएंगे तो उसमें आपको पहचानना है। और वॉल्यूम के साथ मान लो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ इसका ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसे रहेगा। प्रेशर के साथ मान लो प्रेशर इधर ले लिया, टेम्परेचर इधर ले लिया, ऐसे। यस सर। ठीक है, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, पीवी ग्राफ। तो नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग। मुझे पता है टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन वर्क डन तो होगा कि इसका। यस सर। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं देखो। तो वर्क डन का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, इंटीग्रल पी डॉट डीवी। और मुझे पता है पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। यस सर। तो पी को लिख सकता हूं मैं एनआरटी बाय वी, ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। तो प्रेशर की जगह मैंने लिख दिया एनआरटी बाय वी डीवी। कौन कौन कांस्टेंट है? एनआरटी कांस्टेंट है, यस सर। एनआरटी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीवी बाय वी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल। बताओ 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का क्या होता है? ln x। तो यस 1/v सर। का क्या होगा? ln v। यस सर। nrt ln v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। आप लोगों को पता है क्या? यस सर। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग ये होगा nrt ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। और क्या लिख सकते हैं उसको? मुझे पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू एनआरटी लिख सकता हूं। यस सर। एनआरटी की जगह में पी इनिशियल वी इनिशियल ln वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल कर सकता हूं। यस सर। पी फाइनल वी फाइनल भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो कांस्टेंट है। पी फाइनल वी फाइनल भी लिख सकते हो आप, क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहां से देखो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V फाइनल अपॉन V इनिशियल को P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल को मैं P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी लिख सकता हूं। तो P इनिशियल V इनिशियल ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आप लोगों को। एनआरटी के टर्म्स में भी, V फाइनल V इनिशियल, प्रेशर के टर्म्स में भी। इसको P फाइनल V फाइनल भी लिख सकते हो आप। नीचे लिख देता हूं यहां पे, P फाइनल V फाइनल ln P इनिशियल P फाइनल। आ रही है बात समझ में? ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो इसको। ओके सर। 6 के एनसीईआरटी ये क्वेश्चन काम में आता। चलो आगे देखें हम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ऐसे निकालते हैं।
आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। तो डेल्टा यू 0 होगा तो मैं जो वर्क डन करूंगा, सॉरी जो हीट दूंगा, विच इज इक्वल टू, वो सारी हीट कहां जाएगी? वर्क डन में। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन में हीट जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल, स्लो प्रोसेस इन मेटेलिक कंडक्टिंग कंटेनर। कोई मेटेलिक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे हीट कर रहे हो और ये धीरे धीरे पिस्टन मूव कर रहा है। तो जो भी हीट है वो क्या हो रही है? एनवायरमेंट में भी जा रही है। तो उसका जो टेम्परेचर है वो अंदर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो कंटेनर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मेटेलिक होना चाहिए, ताकि उसका अंदर का गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है आइसोथर्मल प्रोसेस का। चलो अब आता है इसके बाद एक नोट लिखो, जैसे मैंने आपको सी बताया, सी होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी। सी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सीवी, एक होता है सीपी। सीवी क्या होता है? सीवी बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। उसी तरह से एक और होता है सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सीपी और सीवी, इन दोनों के रेशियो को सीपी अपॉन सीवी, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसको गामा से डिनोट करते हैं, गामा इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी। और सीपी माइनस सीवी ये आर के बराबर होता है। आर क्या है यहां पे? गैस कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज। अच्छा, सीपी बड़ा होगा या सीवी बड़ा होगा? सर सीपी। सीपी बड़ा होगा, सीवी क्यों नहीं होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब जो कंटेनर है सर CV होना उसका पिस्टन V मूव होगा नहीं सर। कर सकता है। तो जो भी मैं हीट दूंगा इसको, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो पा रहा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो पा रहा तो वर्क डन तो कर ही नहीं पाएगा गैस। तो जो भी हीट दूंगा वो कहां जाएगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कंटेनर का पिस्टन मूव नहीं कर पा रहा, तो वर्क डन तो हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी हीट दूंगा वो कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी में चेंज होने में। तो यहां पर इजीली इसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाएगा 1 मोल गैस का। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है? पिस्टन भी मूव कर सकता है आपका। तो जैसे हीट दूंगा पिस्टन मूव कर जाएगा प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पिस्टन मूव करता जाएगा, प्रेशर अंदर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा।
तो इसमें वर्क डन, हीट देते जा रहे हो, टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन गैस एक्सपेंड हो रही है तो वापस से टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। आधी बात समझ में? यस सर। इसलिए सीपी सीवी से बड़ा होता है। तो सीपी माइनस सीवी ये आर होता है, तो सीवी इक्वल टू होता है एफ आर बाई 2। सीवी इक्वल टू होता है एफ आर बाई 2। तो सीपी क्या हो जाएगा यहां से? सीपी हो जाएगा एफ आर बाई 2 प्लस आर। कितना हो गया? आर कॉमन ले लो, एफ बाई 2 प्लस 1। तो गामा क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड करो, आर से आर कैंसिल, एफ क्या होता है? एफ बताओ, एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये एफ नहीं समझे। एफ नहीं समझे? नो सर। सर ये आर क्या मैंने बताया सही किया था? ना? रुको रुको रुको, आर गैस कांस्टेंट बेटा। अच्छा वो वाला। 2 बाई एफ, एफ बाई 2 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर 1 हो जाएगा, ये 2 बाई एफ हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू होती है, याद रखो, 1 प्लस 2 बाई एफ। सर नीचे गामा का इक्वल एफ। टू सीपी बाई सी। हाँ सर डिनोमिनेटर में जो एफ है वो कहाँ गया? ये वाला, अच्छा, हाँ। ये मल्टीप्लाई हुआ ना बेटा, 2 बाई एफ इंटू एफ बाई 2। एफ से एफ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस 2 बाई एफ। ठीक है ना? हाँ सर Yes, ठीक है। एफ एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आद्या ने केटीजी वाली क्लास नहीं आई थे? केटीजी वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने कि कितने नंबर ऑफ वेज से कोई पार्टिकल मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए कितना था? 3। डाई एटॉमिक के लिए 5, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। और ट्राई एटॉमिक के लिए नॉन लीनियर हो तो 6। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में देंगे नहीं, आपको क्वेश्चन में देंगे कि अ हीलियम, अ गैस कंटेन हीलियम मॉलिक्यूल्स, तो आपको समझ जाना है कि वो मोनोएटॉमिक गैस है। या फिर अ गैस कंटेन ऑक्सीजन, तो आप समझ जाओगे O2 तो डायटोमिक है। तो क्वेश्चन में आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं देंगे, आपको गैस देख के पता लगाना है कि वो मोनोएटॉमिक है कि डायटोमिक है। सर लेकिन O3 भी तो प्रेजेंट होता है ना सर, तो वो कैसे पता चलेगा O2 और O3 में? जनरली O3 ऐसे थोड़ी, O3 जो है वो सिंपली ऐसे थोड़ी एग्जिस्ट करता है। सर ओजोन लेयर में एग्जिस्ट तो करता है सर, हाँ तो सिंपली एग्जिस्ट करता है ना सर। मतलब मैं तो अभी बोलूं यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O3 होगा, O2 होगा? O2 O2 ही होगा, ठीक है ना? तो वहां पर आपको गिवन होगा O2 O3, वो गिवन होगा। और जनरली जो नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वही लेंगे हम लोग, ठीक है ना?
यस सर। कर लिया नोट? यस सर। सीपी सीबी के बीच में रिलेशन देख ही लिया आप लोगों ने, गामा की वैल्यू देख ही ली, 1+2/f होती है। ठीक है, यस सर। इस पर डबल टिक कर दिया मैंने। ये याद रखना है आप लोगों को, भूल मत जाना, ये क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर। और देखो सीपी और सीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा क्या होगी? सीपी सीवी की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ, सीवी की वैल्यू FR/2 ये भी याद रखनी है, सीपी की वैल्यू R F/2 + 1, या फिर ये याद रखो। अब सीपी सीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा, तो सीपी माइनस सीवी होता है R, और सीपी अपॉन सीवी गामा। सीपी की जगह मैं सीवी गामा लिख सकता हूं। तो यहां से सीवी अंदर बचेगा गामा -1, तो सीवी बराबर हो जाएगा R अपॉन गामा -1। सीवी की वैल्यू आई R अपॉन गामा -1। अगर आपको गामा पता है तो सीवी की वैल्यू होगी R अपॉन गामा -1। और गामा कैसे निकालोगे? गामा निकालोगे 1+2/f करके। और सीपी की वैल्यू सीपी बराबर सीवी प्लस R, तो इसमें R प्लस कर दो, R कॉमन आ जाएगा 1+1 डिवाइड बाय गामा -1। इसको सॉल्व करोगे तो सीपी बराबर आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, गामा डिवाइडेड बाय गामा -1। R भी आएगा ना, सॉरी R, गामा R। तो ये सीपी और सीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा। ठीक है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आप लोगों को, सीपी सीवी गामा, इनके बीच में रिलेशन, सीपी बाय सीवी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है। नोट कर लिया? यस यस सर। रब कर दूं? हाँ सर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिया हमने। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आता है अब आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक क्या कांस्टेंट होगा आइसोकोरिक में? सर बोर्ड ब्लड है। वॉल्यूम। अभी जादू देखो। हो ठीक है, गया सर, ठीक। हाँ सर। ठीक है, जादू का इंतजार करा करो आप। इसमें V कांस्टेंट होता है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे पता है PV = nRT, तो कांस्टेंट हमको उधर रख दो, P/T = nR/V, ये इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा P इनिशियल T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल T फाइनल। और यहां से आ जाएगा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो। इसे बोलते हैं गेल लुकास। गेल लुसाक्स लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के,
ये लुसाक्सी बोलते हैं ना इसको, या चार्ल्स लॉ बोलते हैं? सर चार्ल्स था शायद से, चार्ल्स था क्या? शायद। एक ये मिनट लुसाक्स चेक कौन सा था? करता हूँ, चेक करता हूँ चेक। वो प्रेशर का था, चार्ल्स लॉ तो शायद। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ। चलो आगे देखो। तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? गैस कोई वर्क डन कर पाएगी क्या? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डॉट डीवी। तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो डीवी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू आपका क्या होगा? 0 होगा। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, डेल्टा डब्ल्यू के बारे में लिखेंगे बाद में। पहले ग्राफ बना लेते हैं प्रेशर और पी और पहले टी के बीच में। तो पी और टी के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका जो स्लोप होगा पी बाई टी, वो स्लोप किसके बराबर होगा? एन आर अपॉन वी के, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी बाई Yes, टी sir. इक्वल टू एन आर अपॉन वी। ठीक है, वी को डिक्रीज करेंगे तो स्लोप क्या होगा? वी डिक्रीज करेंगे तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीज होगा। दो अलग अलग गैस दे रखी है, एक का स्लोप ज्यादा है, एक का स्लोप कम है। पीटी ग्राफ दे रखा है आपको, तो किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा? जिसका स्लोप कम होगा। आई बात समझ में? क्योंकि वॉल्यूम को कम करेंगे तो स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। फिर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। समझ गए? Yes, sir. रब कर दूं? सर एक मिनट, अब कर दीजिए। यस। तो इस प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। वर्क डन बाय गैस 0 होगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख देना, इंटीग्रल पी डॉट डीवी। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो जो हीट दूंगा मैं, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू 0 है, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 0। तो जो भी हीट दूंगा वो कहां जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। किस प्रोसेस में? आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट दूंगा मैं, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, उसकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी वगैरह इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब डेल्टा यू कैसे निकालोगे आप लोग? डेल्टा यू मैंने बताया था F/2 एन आर डेल्टा टी, सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. F/2 एन आर डेल्टा टी से निकालेंगे हम हाँ लोग। सर। एन एफ आर टू डेल्टा टी। FR/2 कुछ होता है क्या? ये तो CV होता है, ध्यान दो, CV। तो इसको हो जाएगा NCV डेल्टा टी। CV अभी निकाला ना हम लोगों ने, वहां पर Yes, CV sir. देखो क्या है? यस सर। NCV डेल्टा टी। सही है सर। ठीक है ना? तो डेल्टा Yes, यू sir. बराबर NCV डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा क्यू।
तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा है तो आप इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसे निकालोगे, और आपको पूछा कितनी हीट एनर्जी दी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी के बराबर होगी। आपको डायरेक्टली पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि टेम्परेचर यहां से यहां तक चेंज हो गया, कोई गैस है, बताओ मैंने कितनी हीट दी। तो हीट देने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी ही हीट के बराबर होगी। ठीक है। यस सर। यस सर।